हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सीए अनुषा जैन। आज की वीडियो में हम एक और आईपीओ का रिव्यू लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इस कंपनी का नाम है इंडिजीन लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ 6 मई को ओपन होने जा रहा है, 8 मई को क्लोज हो जाने वाला है। टोटल इशू साइज 1841 करोड़ रुपीज़ का है, जिसमें फ्रेश इशू सिर्फ 760 करोड़ का है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल का पोर्शन है। प्राइस बैंड इसका 430 रुपीज़ से 452 रुपीज़ पर शेयर फिक्स किया गया है। एम्प्लॉयज़ को 30 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलने वाला है। लिस्टिंग इस शेयर की आपको बीएससी एज वेल एज एनएससी दोनों पर देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइफ साइंस इंडस्ट्री को। ये असिस्ट करती है इन कंपनीज को ड्रग डेवलपमेंट के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, रेगुलेटरी सबमिशंस के लिए, फार्माकोविजिलेंस के लिए, कंप्लेंट्स मैनेजमेंट एंड आफ्टर सेल सर्विसेज एंड मार्केटिंग सपोर्ट के लिए। अगर हम 31 दिसंबर 2023 का डेटा देखें तो इस कंपनी के टोटल 5181 एम्प्लॉयज़ है, जिसमें इंडिया में 4461 एम्प्लॉयज़ है, 530 नॉर्थ अमेरिका में है, 105 यूरोप में है, 73 चाइना में है एंड 12 एम्प्लॉयज़ बाकी अदर रीजन्स में है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उस कंपनी का, वो कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे, जो लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज है, जो फार्मा कंपनीज है, उनका कोर काम है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। बट जितने भी एंजिलरी वर्क्स है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के असिस्टेंस से लेकर प्रोडक्ट को मार्केट में लाने तक और आफ्टर सेल सपोर्ट के, वो सारे काम इंडिजीन लिमिटेड करती है। जो मेन फार्मा कंपनीज है, इंडिजीन लिमिटेड को ये सारे वर्क्स आउटसोर्स कर देती है। तो ये जो कंपनी है असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फार्मा कंपनीज को और लाइफ साइंस इंडस्ट्री को। आई होप अब आपको इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में कंपनी करती क्या है एंड इस कंपनी का मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है। जितनी भी असिस्टेंट सर्विसेज है लाइफ साइंस इंडस्ट्री के लिए, वहां से इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है। अब हम इस आईपीओ का टेंटेटिव शेड्यूल जान लेते हैं। आपको पता ही है 6 मई से लेकर 8 मई तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। 9 मई को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाने वाली है। रिफंड्स 10 मई तक आ जाने वाले हैं। डीमेट में शेयर्स भी 10 मई को आ जाने वाले हैं और लिस्टिंग डेट है 13 मई, क्योंकि 2 छुट्टियां पड़ रही है, सैटरडे और संडे की। अगर अब मैं बात करूं लोट साइज की, तो एज वी कैन सी रिटेल कैटेगरी में आपको 33 शेयर्स का एक लोट लगाना पड़ेगा कट ऑफ प्राइस पे, जो है 452 रुपीज़ पर शेयर। इसमें आपके 14,916 रुपीज़ ब्लॉक होने वाले हैं। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लोट्स लगा सकते हो। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लोट्स मिनिमम है एंड मैक्सिमम 67 है। बिग एचएनआई कैटेगरी में 68 लोट्स आप लगा सकते हो, जिसमें अप्रोक्स आपके 10 लाख रुपीज़ ब्लॉक होने वाले हैं। अब हम रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी के लिए इसमें 50% का कोटा रिजर्व किया गया है, रिटेल के लिए 35% एंड एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 15%। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि रिटेल के लिए जो कोटा है काफ़ी ज़्यादा फिक्स किया गया है। तो आप 15,000 से लेकर 2 लाख तक की जो भी आपकी एप्लीकेशन या लोट्स लगाने का मन हो, आप इस एप्लीकेशन को लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो इस कंपनी में जैसे मैंने आपको बताया ऑफर फॉर सेल का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है आईपीओ के दौरान। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग जो करंटली 30.71% है, इससे भी कम हो जाने वाली है आईपीओ आने के बाद। अब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो एज यू कैन सी एसेट्स जो हमारे 31 मार्च 2021 को थे 596 करोड़ रुपीज़ के करीब थे, जो हमारे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गए हैं 31 दिसंबर 2023 में, जो 2518 करोड़ के करीब हो गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिली है। रेवेन्यू अगर हम देखें 996 करोड़ का था मार्च 21 के फाइनेंशियल्स में। अब ये 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स तक जो 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल्स है, इसमें भी 1969 करोड़ के करीब है। काफ़ी अच्छा हमें जंप देखने को मिला है। अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें, 149 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया था कंपनी ने मार्च 21 के फाइनेंशियल्स में। मार्च 23 के फाइनेंशियल्स में 266 करोड़ का था और अभी 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल्स में 241 करोड़ के करीब है, जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ भी कंपनी की 324 करोड़ से 1327 करोड़ के करीब हो गई है। तो इसमें भी हमें 4 टाइम से ज़्यादा का जंप देखने को मिला है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, 1282 करोड़ के करीब है अभी। टोटल बोरोइंग्स में कंपनी के काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। जो बोरोइंग्स मार्च 21 के फाइनेंशियल्स में 24 करोड़ के करीब थी, अब ऑलमोस्ट 400 करोड़ के पास है।
तो कंपनी को थोड़ा सा अपना डेट देखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। अब हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 टाइम्स है, जो मुझे फेवरेबल लग रही है, क्योंकि डेट का पोर्शन एज कम्पेयर टू इक्विटी काफ़ी कम है। अभी भी हमारे पास मार्जिन काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ रेशियो अगर हम देखें 18.23% है, जो मुझे डिसेंट लग रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 7.55 टाइम्स, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स चेक करती हूँ तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12.62% है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ईपीएस कंपेयर करें हम, पोस्ट आईपीओ हमारा 13.48 रुपीज़ हो जाने वाला है। पी रेशियो का जो मल्टीपल है आईपीओ आने के बाद 33.53 टाइम्स हो जाने वाला है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो वैल्यूएशंस कम नहीं रखी गई है इस आईपीओ की। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि आईपीओ से जो पैसा आने वाला है उसका क्या होने वाला है। देखो, जो ऑफर फॉर सेल का पोर्शन है वो तो डायरेक्टली पुराने शेयर होल्डर्स लेकर निकल जाने वाले हैं। बाकी जो 760 करोड़ रुपीस कंपनी के पास जाने वाला है, उससे कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने वाली है जो डेट है उनकी सब्सिडरीज में, जिसका नाम है ILSL होल्डिंग्स। नेक्स्ट कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। तो जो भी कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही होती है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी को अपने बिजनेस मॉडल में ग्रोथ दिख रही है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी को लेकर। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो ऑलमोस्ट हर एक आईपीओ में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना। एज वी कैन सी 54.2% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिससे 245 रुपीज़ पर शेयर निकल कर आता है। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 697 रुपीज़ पर शेयर हो जाता है। पर अगर मैं बात करूं, क्या ये ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी श्योरिटी देता है हमें कि कोई आईपीओ इतने ही प्रीमियम पर लिस्ट होने वाला है? माई आंसर इज नो। ग्रे मार्केट प्रीमियम जस्ट हमें एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट में एज पर द प्राइमरी सोर्सेज कितना ज़्यादा रुझान है, कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस लग रही है किसी भी आईपीओ को लेकर। एटलीस्ट 20 to 30% ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, तभी मैं किसी आईपीओ में पर्सनली अप्लाई करती हूँ। आप लोगों की कॉल काफ़ी डिफरेंट हो सकती है एंड आप लोग अपना डिसीजन अपने आप से बनाइएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है इस कंपनी को लेकर। फर्स्ट, ये कंपनी काफ़ी यूनिक है और एक्सपर्ट प्लेयर है डिजिटल लेड कमर्शियलाइजेशन सर्विसेज में, जो ये लाइफ साइंस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास वर्चुअल मोनोपोली है ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में। साथ में इस कंपनी के मुझे फ्यूचर में ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी कैपेक्स भी कर रही है और साथ में कंपनी के पास मोनोपोली भी है इस सेगमेंट में। नेक्स्ट, कंपनी के पास लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स है, क्योंकि कंपनी इंडिया एज वेल एज अब्रोड दोनों में काम कर रही है। कंपनी के पास काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है। नेक्स्ट, ग्लोबल डिलीवरी मॉडल है कंपनी का। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है और एक्सपीरियंस टैलेंट वाला स्टाफ है कंपनी के पास। गुड ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे लिस्टिंग गेन्स भी अच्छे होने के चांसेस है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। फर्स्ट, सबसे बड़ा पॉइंट कि इसमें ऑफर फॉर सेल का पोर्शन काफी ज्यादा है, वैल्यूएशंस हाई है, हाई पीई हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, आप देखोगे जो ड्रग प्राइसिंग कैप्स होते हैं उसकी वजह से जो बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर काफी ज्यादा असर पड़ता है और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम होती है। साथ में आप बात करें तो अगर जो पेटेंट क्लिफ्स होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सक्लूसिवली ये लोग ड्रग्स मार्केट में प्रोड्यूस एंड सेल कर पा रहे होते हैं, वो जेनरिक कंपनीज भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ रेवेन्यू फेस करना पड़ता है और इनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो दो पॉइंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर। बट अगर मैं इन नेगेटिव पॉइंट्स को थोड़ा सा इग्नोर करूँ तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो एज कम्पेयर टू नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा है इस आईपीओ को लेकर। मुझे डेफिनेटली लग रहा है इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन्स तो देखने को मिलेंगे ही। तो मुझे तो ये कंपनी अच्छी लग रही है। मैं लास्ट डे पर डिसाइड करूंगी आफ्टर वॉचिंग द सब्सक्रिप्शन डेटा एंड एंकर लिस्ट की क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगी या नहीं। बट अभी तक मुझे आईपीओ अच्छा लग रहा है एंड मैं लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई करूंगी। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द स्टॉक्स और एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। तो आप लोगों के क्या व्यूज है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आफ्टर कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।